क्या अब इस देश में कोई भी चुनाव बिना एंटी मुस्लिम मुद्दों के होगा ही नहीं? क्या वोट के लिए जरूरी हो गया है कि समुदाय को निशाना बनाया ही जाए? क्या एक राजनीतिक दल को इसका भरोसा नहीं रहा कि जनता उसके काम पर भी वोट दे सकती है? क्यों हर चुनाव में किसी न किसी बहाने, कभी सीधे सीधे तो कभी घुमा फिरा कर मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगता है? हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। झारखंड के चुनाव में बीजेपी के नेताओं चुनाव करीब आ गए हैं। अब देखिए रवीश कुमार ने कितना बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस तरह के अनर्गल बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम्हारी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। घुसपैठी आ चुके हैं। झारखंड के अंदर एक राज्य के अंदर चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव है, लेकिन किस तरह से यहां पर देश को घसीटकर नफरत की राजनीति में झोंकने की कोशिश की जा रही है। पहले किस तरह का बयान लोकसभा के अंदर मोदी जी ने दिया था उससे आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन फिर से झारखंड के अंदर किस तरह से बेटियों के नाम पर वोट बटेरने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से बेटियों के नाम पर इमोशनल अटैक किया जा रहा है। रवीश कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या अब इस देश में कोई भी चुनाव बिना एंटी मुस्लिम मुद्दों के होगा ही नहीं? क्या वोट के लिए जरूरी हो गया है कि समुदाय को निशाना बनाया ही जाए? क्या एक राजनीतिक दल को इसका भरोसा नहीं रहा कि जनता उसके काम पर भी वोट दे सकती है? क्यों हर चुनाव में किसी न किसी बहाने, कभी सीधे सीधे तो कभी घुमा फिरा कर मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगता है? हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। झारखंड के चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने घुसपैठ की राजनीति शुरू कर दी है और इसे लेकर होड़ मच गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, लेकिन इसी तरह की बात गृहमंत्री भी करने लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से भी इस तरह की बात झलकने लगी है। वे इंडिया गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन कहने लगे हैं। सवाल है कि चुनाव आयोग क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? कम से कम यही बता दे कि हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हमें तो यही बताया जाता रहा है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, किसी समुदाय के खिलाफ विद्वेष फैलाकर, भय फैलाकर वोट नहीं मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ का यह फैसला है 2017 का कि चुनावी प्रक्रिया में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने धर्म के आधार पर वोट मांगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। संवैधानिक पीठ में उस समय के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एस.ए. बोबडे और जस्टिस नागेश्वरा राव ने पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन जिन 3 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया उनमें मौजूदा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। बाकी के 2 नाम हैं जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू ललित। इन तीनों ने इसके खिलाफ फैसला दिया। कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या धर्म के नाम पर वोट मांगना लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार भ्रष्ट परंपरा है और क्या ऐसा करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है? साफ है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, किसी के नाम पर किसी को डराकर आप वोट नहीं मांग सकते। लोकसभा चुनावों के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के जगदीप छोकर ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर शिकायत की। उस शिकायत का क्या हाल हुआ उसे लेकर उन्होंने द वायर में पूरी कहानी बताई है। इस वीडियो के आखिर में हम भी उसकी बात करेंगे। इंडिया गठबंधन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। झारखंड के बहुजन समाज पार्टी के नेता और हुसैनाबाद के उम्मीदवार कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने एक अलग शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें शर्मा पर निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली में अपनी टिप्पणियों से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। शर्मा ने कथित तौर पर वादा किया था कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रशासनिक उप विभाग को एक अलग जिले के रूप में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा जाएगा। क्या चुनाव आयोग को तुरंत इस पर फैसला नहीं देना चाहिए? बार बार उसकी तरफ निगाह उठ रही है कि आयोग धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति कैसे होने दे सकता है। अगर हम हार जाएगा ना, सनातन हार जाएगा।
हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आशू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के लिए बनाया था। लेकिन आज आप लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं है। इरफान अंसारी और आलम इसे लूट लेगा, इसका क्या मतलब है? क्या यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है, उसे टारगेट करना नहीं है? क्या उनकी निशानदेही दुश्मन के रूप में नहीं की जा रही? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जिस इरफान अंसारी या आलम की बात कर रहे हैं, उसे किसी अदालत ने सजा दी है? किसी खास अपराधी की बात कर रहे हैं? यह लोग इसको लूट लेगा, इसका क्या मतलब है? हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि उन्होंने एक बार भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हिंदुओं के हितों की बात करना मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये लोग, वो लोग आलम और अंसारी का नाम लेकर क्या वे मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्मा तकनीकी दांवपेच का सहारा लेकर जवाबदेही और कानूनी कार्रवाई से बच रहे हैं? इसी झारखंड के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कपड़ों से पहचानने की बात कही थी? इस बार के चुनाव में विपक्ष के गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन कह रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी से पूछा है, सीमा की सुरक्षा तो केंद्र सरकार के जिम्मे है, राज्य सरकार घुसपैठ के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है? बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं। और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। कमाल है, बांग्लादेश को बिजली झारखंड से जा रही है। मुद्दा यह नहीं है, लेकिन झारखंड में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठी आ गए हैं, बीजेपी से मुद्दा बना रही है। गोदी मीडिया को पूछना चाहिए कि जिस बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई हो रही है, उसी बांग्लादेश से झारखंड में अवैध घुसपैठ रोकने की बात कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी ने की है? बात सही सवाल और सही जवाब को लेकर नहीं है। बात है गोदी मीडिया किसकी बात जनता के बीच पहुंचा देता है और राजनीतिक दल अपने तंत्र के सहारे जनता के बीच किस बात को पहुंचाता है। बीजेपी के पास जिस तरह का तंत्र है, उससे तो यही लगता है कि ऐसी बातें उसी का पक्ष जनता के बीच पहुंच जाती हैं।
हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं होगा अपनी बात को जनता के बीच पहुंचाना। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे, एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे? 10 साल से मोदी सरकार केंद्र में है और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। लेकिन इसके तथ्य क्या हैं? किस आधार पर आबादी का यह खतरा पैदा किया जा रहा है? तब फिर जनगणना क्यों नहीं समय से कराई गई? इन बातों पर गोदी मीडिया चुप रह जाता है और जनता के बीच बात वही पहुंचती है जो प्रधानमंत्री कहते हैं, बीजेपी कहती है। अखबारों और चैनलों में शायद ही कभी इन दावों को तथ्यों से चुनौती दी जाती है। क्या आपको याद है कि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने संकल्प पत्र में एनआरसी को शामिल नहीं किया? हिंदू की विजेता सिंह की यह खबर देखिए कि बीजेपी ने एनआरसी को ड्रॉप कर दिया है। इसी के साथ अप्रैल महीने की ही इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है कि एनआरसी को संकल्प पत्र में नहीं रखने से असम का प्रव्रजन विरोधी मंच बीजेपी से नाराज हो गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में नागरिकता रजिस्टर बनाने की बात करते हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछता कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र में एनआरसी की चर्चा क्यों नहीं थी, क्यों चुप्पी साध ली गई। एनआरसी का मुद्दा असम से आया है, बंगाल में भी उठाया जाता रहा है। असम में बाहरी और बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा दशकों पुराना है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोर्ट की निगरानी में एनआरसी कराने के आदेश दिए। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए और इस प्रक्रिया में कई लोगों की जानें चली गईं। लिहाजा बीजेपी ने एनआरसी को नकार दिया और दोबारा से एनआरसी कराने की बात की, जो अभी तक नहीं हुई है। असम में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे को किनारे ही लगा दिया। दिसंबर 2020 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने बंगाल के संदर्भ में भी एनआरसी वाले एजेंडा को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन झारखंड में एनआरसी की बात फिर से की जाने लगी है। क्यों की जा रही है? जिस एनआरसी की बात असम और बंगाल की राजनीति में फीकी पड़ गई, उसे चमकाकर झारखंड में पेश किया जा रहा है। क्या कुछ भी नया नहीं? यही हाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। पहले कहा गया कानून का ऐसा संग्रह, ऐसी संहिता तैयार की जाएगी जो सभी समुदायों पर लागू किया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी झारखंड में कह रही है यूसीसी तो लाएंगे लेकिन अनुसूचित जनजाति को अलग रखेंगे। तब फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? और जब देश भर में यूसीसी लागू करने की बात बीजेपी करती ही है तो झारखंड में अलग से क्यों कर रही है? खुदरा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ला रही है? पिछले महीने ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे राज्य में 9 नवंबर के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अभी तक उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू नहीं है। सवाल यह भी है कि जब पूरे देश में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है, तब उत्तराखंड के लिए अलग से यूसीसी का क्या मतलब होगा? क्या यूसीसी के बहाने उन मुद्दों को खड़ा करने का मौका मिलता है जिसे मैं अक्सर एंटी मुस्लिम और नेशनल सिलेबस कहता हूं, जिस नेशनल सिलेबस से बार बार ऐसे मुद्दे आते हैं जिनका संबंध हिंदू धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण से होता है। केंद्र के स्तर पर बीजेपी लागू नहीं करती है यूसीसी। कभी मध्य प्रदेश तो कभी कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में इसे लेकर शोर मचाने लग जाती है।
इंडिया गठबंधन ने हिमंता बिस्वा शर्मा के इन बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। आयोग को लिखे पत्र में कहा गया है कि शर्मा जानबूझकर पूरे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को एक ही रोशनी में प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें घुसपैठियों के रूप में ब्रांड कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक विभाजन करना है। इस तरह की बयानबाजी सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाती है और चुनावी लाभ के लिए झारखंड के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की धमकी देती है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि 1 नवंबर को सारथ में दिए गए भाषण में शर्मा ने दावा किया था कि मुसलमान मुख्य रूप से एक ही पार्टी को वोट दे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो तुम्हारी बेटियों को तुमसे छीन लेंगे, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी माटी को तुमसे छीन लेंगे। बांग्लादेश के अंदर घुसपैठी आ चुके हैं। ज़रा सोचिए, केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार मौजूद है, केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। आखिर वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा क्या कर रही है, किस तरह से बांग्लादेश के घुसपैठिए झारखंड के अंदर घुस रहे हैं। अगर आप लोगों को मोदी जी ये सब कुछ पता है तो बावजूद इसके फिर भी आपने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? आप अपनी सरकार की खुद ही पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी। और किस तरह से ज़रा सोचिए, एक देश के जिम्मेदार नागरिक, एक देश के जिम्मेदार वक्त के पीएम वजीर आजम जो है अपनी कुर्सी से, अपने पद से इस तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम्हारी बेटियों को छीन लेंगे। यानी कि सीधे तौर पर अभी मंगलसूत्र और गाय भैंस से जो है ज़मीन से राजनीति जो है सीधे अब बेटियों के ऊपर आ गई है। बेटियों के ऊपर राजनीति की जा रही है। आखिर किस लिए और किस आधार पर बेटियों को इस राजनीति के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछेगा। गोदी मीडिया के मुंह में दही जमा हुआ है, पालतू जो है गोदी मीडिया बन चुका है, तलवे चाटता हुआ नजर आ रहा है और बहन और बेटियों के ऊपर अब राजनीति शुरू हो गई है। दोस्तों, एक तरफ झारखंड के अंदर किस तरह से बयान दिया जा रहा है कि अगर वहां पर बीजेपी पार्टी हारी तो सीधे तौर पर संविधान हार जाएगा। जरा सोचिए, सनातन हार जाएगा। यानी कि धर्म के नाम पर सीधे तौर पर यहां पर इमोशनल अटैक किया जा रहा है, बेटियों के नाम पर इमोशनल अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, बाकी आप लोगों के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच का साथी बनिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।